वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अब हम बात करेंगे हाथरस की जनता से और जानेंगे कि उनके मन में क्या है। क्या फिर से मोदी सरकार या इस बार राहुल गांधी को मिलेगा मौका? तो इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस की जनता के साथ। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेके। सर, क्या नाम है आपका? ऋषि बंसल है जी मेरा नाम। बंसल जी, आपको क्या लगता है कि हाथरस में फिलहाल जो भाजपा सांसद हैं उनकी तरफ से जमीनी तौर पर कितना काम किया गया है? नहीं, उनकी थोड़ी जो है जमीनी तौर पर उनका काम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए उनका टिकट कट गया है। आम लोगों के संग वो बिल्कुल जुड़े नहीं रहे हैं, इस वजह से जो है उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो आगे बढ़ सकें। हाथरस के सांसद महोदय द्वारा जितना भी विकास कार्य कराया गया है, जितनी उनसे आशाएं थी उतना काम उन्होंने नहीं किया। इसी वजह से अब की बार सांसद के चुनाव में बदलाव की उम्मीद है। भाजपा सांसद के बारे में कहा जाए तो विकास के नाम पर ये जो मुद्दा शहर में चल रहा है कि उन्होंने काम किया नहीं किया, काम तो उन्होंने किया है, लेकिन सांसद जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र हाथरस का, वो इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि लोग अपेक्षा ये करते हैं कि हर जगह उनकी उपस्थिति हो। तो उम्मीद सभी ये कहते हैं घर घर आके सांसद जी काम कर पाएँ, लेकिन सांसद जी के जो प्रतिनिधि हैं वो अच्छा प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है काम नहीं किया है, काम तो किया है उन्होंने, लेकिन जो अपेक्षा हर व्यक्ति करता है उतना उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ये भी ठीक है, लेकिन सबका एक साथ तो नहीं हो सकता है। अगर उन्होंने काम किया है, आप बोल रहे हैं आपका कहना है कि उन्होंने बहुत अच्छे से काम नहीं किया, अगर काम किया है तो उनका वोट इस बार क्यों कटा? क्यों एक नए चेहरे को भाजपा यहाँ पे उतार रही है? और अगर काम नहीं किया है तो क्या हाथरस की जनता फिर से भाजपा को ही चुनेगी? नहीं, हाथरस की जनता तो फिर से ही भाजपा को चुनेगी। कैंडिडेट बदल गया है, कैंडिडेट से इससे भी नए से अपेक्षाएं हैं कि वो पहले से बेहतर काम करके दिखाए। हाथरस की जनता अपने देश के विकास के लिए पुनः भाजपा को ही चुनेगी। सांसद महोदय जो पुराने हमारे सांसद महोदय हैं, उन्होंने कुछ अपने जो कार्य प्रणाली है उसके द्वारा कुछ हाथरस की जनता से दूर रहने का प्रयास किया, इसी कारण उनका जो है टिकट बीजेपी द्वारा काटा गया है। लेकिन देश में इस समय जो सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने अच्छा काम किया है और हम पुनः मोदी सरकार को चाहते हैं। सही बात तो यह है कि यहाँ की लोकेशन बदली है लेकिन सिचुएशन वही है। काम वो किया है तो, लेकिन पब्लिक परिवर्तन जाना चाहती है, बदलाव चाहती है कि शायद उनकी अपेक्षा कोई और दूसरा अच्छा कार्य करे, क्योंकि यहाँ पर जो इतने भी वोट इस समय इलेक्शन हो रहा है ये सब बीजेपी बेस्ड और मोदी बेस्ड है। इसमें कैंडिडेट का इतना महत्व नहीं है जितना कि इस समय मोदी का चेहरा सामने चल रहा है। तो अब यही मैं कहना चाहूँगा कि किसी की बुराई भलाई न करके कि काम तो जो भी आएगा सांसद वो करेगा। इन्होंने भी किया है, इसका विरोध नहीं है, लेकिन टिकट कटा है। अब ये क्यों कटा है, ये कई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी होते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ होता है इसमें। अब मैं खुल के नहीं कहना चाहूँगा, टिकट कटने के कारण भी कुछ और हैं, लेकिन जो भी सांसद आएगा वो काम अच्छा करेगा, हम ये अपेक्षा करते हैं और हम पूरी तरह से उनका सपोर्ट करेंगे। हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो देश के हित में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने देश से लेकर विदेश तक जो अपने देश की छवि बनाई है, उस छवि के हम साथ हैं और मोदी जी का समर्थन करते हैं। अब कि भाजपा की बात है तो भाजपा की एक पूरी टीम है हमारे शहर के अंदर, जिसमें हमारे विधायक भी हैं और जिसमें हमारे चेयरमैन भी हैं। तो ये जरूरी नहीं कि सांसद ही सारा कार्य करे, इसमें हमारे हाथरस के जो चेयरमैन है इस समय आशीष शर्मा, वो एक इतना शहर के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि सांसद की तो याद ही नहीं आती है लोगों को, विधायक की याद ही नहीं आती है। यानी जो हाथरस की जनता है वो सीधे सीधे भाजपा के साथ है। जी हाँ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ये दावा ठोक रहे हैं कि इस बार भाजपा नहीं आएगी, इस बार मोदी सरकार नहीं, इस बार कांग्रेस सरकार। इस पर क्या कहना है? सबके अपने अपने दावे हैं, सब अपनी अपनी दुकान लेके बैठे हुए हैं, कौन कितना चलाता है। अब राहुल गांधी का जहाँ तक ताल्लुक है, अभी तो उनके जितने भी स्टेप हैं, चलो आज हम ये मानते हैं हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लेते हैं, तो उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई अपनी पॉलिसी नहीं है। पहले जितनी भी कांग्रेस की पॉलिसियाँ थी सब फेल है,
सबने जो है देश को डुबाया ही है हर चीज़ में, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो कैसी भी नीति हो, उस हर नीति ने कांग्रेस को डुबाया है। इसीलिए बीजेपी को चुना गया, इसीलिए मोदी जी को चुना गया। आज हम फिर राहुल को चुन लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो वो हमारी विदेश नीति को उसी पुराने ढंग से चलाएंगे जो डिफेंसिव बेस पे थी, उसी ढंग से मतलब सामने वाले के सामने हाथ फैलाएंगे। जबकि मोदी जी ने आज हमको इतना ताकतवर बना दिया है कि आज हम लोग बड़े से बड़े अमेरिका और रूस से आंख मिला के बात कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, राहुल गांधी को चुनने में कोई दिक्कत नहीं। आने वाले 2024 में या 2029 में निश्चित ही उनका नंबर आएगा, लेकिन जब तक उनको और परिपक्व हो जाना चाहिए, जिससे ये है कि वो शासन के काबिल हो जाए। आज की तारीख में वो शासन के काबिल भी नहीं है, और जिस काबिलियत की ज़रूरत है उनके संग एक जो कॉकस बना हुआ है वही कांग्रेस को गिरा रहा है। मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई, मोदी सरकार ने बहुत सारे फैसले किए। फैसलों में बात चाहे नोटबंदी की हो, चाहे वो जीएसटी की हो, योजनाओं में चाहे बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हो, चाहे उज्ज्वला योजना की हो, बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं और फैसलों का ज़मीन पर कितना असर पड़ा, वो योजनाओं के फायदे आप तक कितने पहुंचे और उन फैसलों का असर आप पे कितना हुआ? जैसा है ना, नोटबंदी का तो सबसे ज़्यादा असर जो है बुराई हुआ है, उसको कभी आप अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा है वो बुरा तो ना होता, लेकिन बैंकिंग सिस्टम पे जितना लोड डाल दिया गया उसकी वजह से वो सब फेल हो गया। मोदी जी का जो सपना था नोटबंदी का वो सब ध्वस्त हो गया। जीएसटी का जहाँ तक ताल्लुक है, जीएसटी अपने अभी जो है जितनी उसमें कड़ाइयाँ हैं वो बहुत गलत हैं, कुछ स्टेप्स उसमें बहुत गलत हैं। छोटे जो है व्यापारी के लिए कोई सपोर्ट नहीं है उसमें, तो उसमें छोटे व्यापारी के लिए कोई सपोर्ट होना चाहिए। जीएसटी लागू तो आपने कर दिया, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। जीएसटी को लागू जो उन्होंने किया है, वास्तव में जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ 2 साल होने को आई, लेकिन आज तक किसी भी व्यापारी का कोई भी केस फाइनल नहीं हुआ है उसमें। ये चुनावी मुद्दा माने या पब्लिक को गुमराह करने वाली बात माने, ये कहते हैं कि उसमें जीएसटी कम कर दिया, किसी का 18 से 12 कर दिया, 12 से 15 कर दिया, ये कहते हैं उसमें रियायत दे दी। रियायत देने का कोई मतलब नहीं है, रियायत हमें नहीं चाहिए, उतना ही है बना रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे बात से पड़ता है कि उसका सिस्टम क्या है। आज हम जीएसटी को लागू करने के लिए आज अपनी रिटर्न फाइल कराने जाते हैं तो पता लगता है कि हमारा जो टैक्सेशन एडवाइज़र है वो कहता है कि भाई अभी तो कनेक्टिविटी नहीं है, ऊपर सर्वाइवर नहीं है, ऊपर सर्वाइवर है, तो आगे पता लगता है कि इसकी कोई भी लोकेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि आगे जो भी बात आएगी वो बताएंगे। किसी भी चीज़ की कोई फाइनल डेट नहीं हो रही है। आज हम किसी भी रिटर्न को फाइनल कराना चाहते हैं तो जिस दिन से आज तक हमारा कोई भी 2 साल में एक भी रिटर्न फाइनल नहीं हो पाया है। क्यों? उसकी डेटें बढ़ती रहती होती है। खुद अधिकारियों को, अफसरों को ये नहीं पता लग रही है कि आखिर ये जीएसटी रिटर्न कैसे होनी है, कोई सिस्टम में नहीं है। सब ये कहते हैं जो सबके लिए वो आज को देखा जाएगा, लेकिन बस वो लॉलीटॉप ये दे देते कि जीएसटी में राहत दे दी, 2% कम कर दिया। बात परसेंट कम करने की नहीं, बात है सिस्टम को सिस्टमेटिक कैसे चलना है, तो वो सिस्टमेटिकली नहीं चल पा रहा है। पब्लिक की समझ नहीं आ रहा है, टैक्सेशन एडवाइजर की समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं जो सेल टैक्स और इसमें बैठे हुए हैं, उनको ये खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे तुमको गाइड कर पाएँ। उनसे हम जाके कहते हैं सर ये बताएं आप इसका आगे होना क्या है, कैसे होगा। सर जो ऊपर से निर्देश आएगा वो हो जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हमें खुद भी नहीं पता है। और किसी असिस्टेंट कमिश्नर का क्या नाम लूँ, मैं दिन ये केस कराने जाता हूँ तो यही याद मिलता है सर आप गलत कर रहे हैं, ऐसा रिटर्न फाइल मत करिए। जब हम कहते हैं सर ये तो सही है तो फिर आप जाने। अब बताइए हम जाने या आप जाने, इसी में दाव पेच में चल रहा है। लेकिन ऊपर से हमारे जो मंत्री जी हैं, चाहे जेटली साहब हैं, चाहे कोई है, एक कॉन्फ्रेंस करते हो, कहते हैं कि इसमें राहत दे दी, 5% से 2 कर दिया, 18 से 14 कर दिया। मुद्दा 18 से 14, 5 से 2 का नहीं है। इसमें मुद्दा ये है कि आखिर इस चीज़ को कैसे प्रोसेस फाइनल किया जाएगा, वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। यानी जीएसटी जो है वो लागू कर दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पे वो कैसे काम करेगा इसको लेकर अभी तक कोई सही तरीके से बिल्कुल सही तरीके से सामने यही। और इनकी जो काउंसिल है, जो जीएसटी काउंसिल है, उन लोगों को खुद पता नहीं है। अभी उनसे हमारी कई बार बातें हो चुकी हैं, और जो काउंसिल में जो सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं, उनसे भी बात हुई है, तो बस यही जवाब आता है कि वो ठीक हो रहा है, सब हो जाएगा, उसमें समय लगेगा, ऐसे होगा, बस हो जाएगा, बस समय लगेगा। ये समय कितना लगेगा, कब तक लगेगा, कैसे हम अपने आप को समझाएं, कैसे व्यापार करें, कैसे क्या करें, इसका थोड़ा सा ये दुष्परिणाम है। लेकिन यह है कि अधिकारी भी थोड़ा सुस्त है, सरकार भी सुस्त है, कोई भी दबाव नहीं है व्यापारियों पे। गलत सही जैसे हो रहा है, चल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी हमने लागू की है तो कहीं हमें स्टेप वापस लेना पड़े तो हमारी भी इंसल्ट होगी, इसलिए स्टेप वापस न लेना पड़े। व्यापारियों पर कोई दबाव नहीं है, काम चल ही चल रहा है बस राम भरोसे। इस चीज़ से आप लोगों को क्या कोई दिक्कत आ रही है? जीएसटी में अगर इतने झोल हैं, अगर वो जमीनी स्तर पर ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा है,
तो क्या आप जीएसटी के फैसले से खुश हैं? नहीं साहब, जीएसटी के फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि हमको दिल में भय है, डर है कि ये लास्ट डेट को हमने ये नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। उसमें मैनुअल कुछ है नहीं, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो है वो आपका कंप्यूटराइज्ड बेस है, वो जितना पेनल्टी लगा दिया सो लगा दिया। अब क्या होता है कि लोग कह रहे हैं जब रिटर्न फाइल होगी, अभी किसी भी व्यापारी की कोई भी रिटर्न जो लास्ट में जो आपका STR 1 भरा जाता है, 3B भरा जाता है, वो भर चुके हैं, लेकिन उसके बाद फॉर्म 9 भरा जाता है, उसमें रेक्टिफिकेशन होते हैं जो क्या गलतियाँ की हैं, तो अभी उसका तो नंबर ही नहीं है। और जब नंबर होगा तो लोगों को यही है कि ये हमने गलत कर दिया, और या मैनुअल कुछ है नहीं है किसी के पास। ऊपर से पोर्टल पर जो आ गया उसमें पता नहीं हमने इनकम तो की 10,000 की और टैक्स लग की पेनल्टी लग गई उसमें 50,000 की, तो ये घबराहट है। क्या होगा आखिर, कैसे होगा, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है उसका। तो मैंने अभी 2 मुद्दों पे आप लोगों से बात करी, एक था नोटबंदी, एक था जीएसटी। दोनों ही फैसलों से आप लोग खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है सर। आखिर क्यों फिर से मोदी सरकार को, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, राष्ट्र का ये जो 2 फैसले लिए गए जल्दबाजी में लिए गए, इन्होंने कि हमको हिम्मत दिखानी है और फैसला लेना है, तो हिम्मत दिखाई, फैसला उसमें गड़बड़ हो गया। हो सकता है सही भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन साथ इसलिए है कि इन कष्टों को झेलने के बावजूद भी जो राष्ट्र का विकास मोदी जी ने अपने मैनुअल वर्क से, अपने माइंड से जो हमारी विदेशों में छवि स्थापित की है, जहाँ हम कभी भी विदेश में जाने में घबराते थे, आज हम धड़ल्ले से जाना चाह रहे हैं। कोई भी देश हमारे साथ खड़ा होना नहीं चाहता था, वो आज हमारे साथ खड़े होने के लिए लालायत है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे इस वर्ल्ड बेस पर हमारी जो छवि है कंट्री की बढ़ी है, तो राष्ट्र निर्माण की बात लौट के आ जाती है। जहाँ हमारे देश की छवि बनेगी तो हम कष्ट झेलने को भी तैयार हैं। किसी दिन तो ये ठीक होगा, पेनल्टी लगेगी, जीएसटी में नोटबंदी से घायल हुए हैं तो दर्द भी भर जाएगा उसका, लेकिन सर क्या करें, दर्द भी सह रहे हैं, दवा भी मिलेगी किसी दिन, इस बेस पर है, क्योंकि बात है अपने देश के लिए मर रहे हैं हम, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता या मोदी जी या राहुल जी हैं, जो देश के लिए काम करेगा हम तो साथ उसी के हैं। हम तो राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्ति में ही मरेंगे। ये तो बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की। जी साहब। अब बात राहुल गांधी की योजनाओं की। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने उनमें एक चीज बोली, स्पेशली न्याय योजना, यानी 72,000 रुपए जो वो देंगे 20% गरीबों को। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के लिए दिया गया फैसला होगा या योजना होगी? ये तो सर ऐसा है, ये टोटल वोट बैंक का ही फैसला है, कोई योजना लागू हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं। ये तो वो वाली होता ही, हम तो अपने एक कभी कभी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा रफ भी कर देते हैं, इसको गलत भी कह सकते हो आप, कि एक डकैत ऐसा था जो रात में लूटता था और दिन में बांटता था, अपनी जय जयकार कराता था। ये व्यापारियों से टैक्स के रूप में लूट रहे हैं। क्या इन नेताओं के यहाँ कोई खेती होती है? क्या इन नेताओं के यहाँ कुछ आ रहा है या कहीं से ला रहे हैं? नेता तो अपनी पेंशन भी ले रहा है, अपनी तनख्वाह भी, सैलरी भी ले रहा है। हमारा टैक्स का पैसा इनकी जब मर्जी है, इनका कुछ लग रहा है, जब मर्जी है जो योजना लागू कर देता है, जब मर्जी है जो वो कर देता है, मैं 72,000 दूंगा, मैं 15 लाख दूंगा, मैं 12 लाख। आखिर ये देंगे कहाँ से? पैसा तो हमारा ही है, हमसे ये सलाह कर रहे हैं, हमसे एडवाइस ले रहे हैं कि हमको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम व्यापारी इतना मेहनत करके इतना अपने दुख दर्द सहते, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं और टैक्स दे रहे हैं सर। और ये लोग उस पैसे को अपनी वोट के लिए 72,000, 12,000, 50 लाख ऐसे बांट रहे हैं। क्या इनके घर में खेती हो रही है? कहाँ से ला रहे हैं ये इतना पैसा? इसका क्या इसका यूज कर रहे हैं? क्या उसका कोई यूज है? कुछ भी नहीं है यूज। आज जिन लोगों को ये बांटना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ गरीब लोगों को क्यों दे रहे हैं, दो साहब, लेकिन गरीब लोगों की ये क्या, ये हम ये नहीं कह सकते अपनी भाषा में उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। एक आदमी मेहनत करके टैक्स दे रहा है, अपना कपड़ा निचोड़ रहा है, और एक जो लोग कुछ भी नहीं करता है वो कह रहा है मुझे तो फ्री में गवर्नमेंट दे रही है, मैं क्यों काम करूंगा। जो काम करने वाले थोड़े उनको भी ये निष्क्रिय बना रहे हैं, वो काम नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं हमको तो फ्री में मिल रहा है। तो इस बात का थोड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि हमारे पैसे को ये अपनी वोट की राजनीति के लिए धड़ल्ले से ऐसे बांट रहे हैं जैसे कहीं इनके खेती की है कहीं इन्होंने। राहुल गांधी की न्याय योजना पे आप दोनों का क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना ये है कि न्याय योजना केवल जो है एक फर्जीफिकेशन है और कुछ नहीं। इसका क्या औचित्य है न्याय योजना? ये 72,000 रुपये किस वजह से दिए जा रहे हैं, उसकी कोई वजह है कि नहीं है? आपने कह दिया 72,000, अगर आप इतने ही देने वाले हैं, गरीबों का भला सोचते हैं, तो ये कांग्रेस का जो अपना जो वो है, जहाँ से वो लेती है अपना पैसा, तो उनको देना चाहिए ना। 72,000 रुपये दे के दिखाएं कितने गरीबों का कल्याण कर सकते हैं। गरीबों के कल्याण की तो बात करते हैं, तो चाहते क्या है, काम ना करें। कांग्रेस द्वारा जो 72,000 रुपये या अन्य राजनीतिक दलों द्वारा कि मैं इसका लोन माफ़ कर दूंगा, मैं 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ कर दूंगा, इससे देश हमारा गड्ढे में जा रहा है। ये टैक्स पेयर जो कि रात और दिन मेहनत करके 1-1 रुपया टैक्स के रूप में सरकार को अदा करता है, उसका पैसा ये नेताओं द्वारा लुटाया जा रहा है।
इससे क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति काम करने वाला है वो और ज्यादा निकम्मा बन रहा है, क्योंकि इसी उम्मीद में कि ये सरकार अब की बार बनेगी और हमारा लोन माफ करेगी, इसी वजह से लोन लिया जा रहा है और नई नई सरकारों के इन लुभावने वादों में आकर जनता बह जाती है। और जो मेहनत का जो टैक्स पेयर अपना एक एक रुपया इकट्ठा करके राजनीतिक देश के खजाने को बढ़ता है, ये लोग केवल लुटाने के लिए और वहाँ राजनीति करते हैं। जो कांग्रेस द्वारा जो 72,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं, ये कहां से दिए जा रहे हैं? इस समय हमारी सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायपालिकाएं इस बात को नहीं देख रही है कि इस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं। आज मैं भी अगर राजनीति में जाना चाहता हूं और मैं भी ये घोषणा करता हूं कि हर परिवार को 5-5 लाख रुपए दूंगा, हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा, तो मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। लेकिन क्योंकि ये इस तरीके से पैसे को लुटाने के लिए घोषणा कर रहे हैं कि देश का पैसा देश में चला जाएगा, इन लोगों का खजाना बढ़ जाएगा और इससे देश का भला नहीं होना है, ये देश हमारा और गड्ढे में चला जाएगा। तो ये थी हाथरस की जनता, जिन्होंने हमें सीधे सीधे सिर्फ एक बात कही है कि जहां पीएम मोदी सरकार के कुछ फैसलों से वो नाखुश हैं, लेकिन वहीं उन्हें उम्मीद है कि मोदी सरकार अगर दोबारा बनी तो उनको बहुत सारे फायदे होंगे। दूसरी तरफ उन्होंने जो राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से जो न्याय योजना गई थी उसे सीधे सीधे एक फ्रॉड कहा है। तीसरी चीज जो उन लोगों ने कही है वो सीधे ये कही है कि चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन राजनीति सिर्फ विकास की होनी चाहिए, वोट की नहीं। आपको बता दें कि हाथरस में 18 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इसके फैसले पूरे देश के लोकसभा चुनावों के फैसले 23 मई को आएंगे। तो ऐसे में किसकी सरकार बनेगी ये तो 23 मई को ही पता लगेगा।